तो आज हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने के लिए आए हैं। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बनाया था तो वो वीडियो वाइट बोर्ड पे था और काफ़ी ख़राब गया था। तो इस बार हम लोग सोचा कि स्क्रीन पे बना के देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले आपको पार्टिकल के बारे में समझ होना ज़रूरी है। पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल एक्चुअली इतना छोटा है कि उनके डायमेंशन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। इट इज़ एज्यूम टू बी अ पॉइंट मास। ठीक है। बॉडी क्या होता है जिसके डायमेंशन के बारे में आपको क्लियर आइडिया है, जिसका एक पर्टिकुलर शेप साइज आपको दिख रहा है और उसका एक कंसिडरेबल मास भी होता है, उसको हम लोग बॉडी कहते हैं। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिकल एंड अ बॉडी। एक्चुअली हम लोग एक्सटेंडेड बॉडीज़ को लेके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक्सटेंडेड बॉडीज़ मतलब जहाँ पे मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट इज़ एक्चुअली द एक्सटेंडेड बॉडीज़। एक्सटेंडेड बॉडीज़ में दो पार्ट होता है, एक होता है रिजिड बॉडी, दूसरा होता है नॉन रिजिड बॉडी। लिख लेते हैं इस चीज़ को कि हम लोग एक्सटेंडेड बॉडी को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रिजिड बॉडी, दूसरा नॉन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन मैंने क्लास में लिखाया था ना। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या था? रिजिड बॉडी मतलब जिसके किसी भी दो पार्टिकल के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं हो सकता, जिसका एक फिक्स शेप एंड साइज होता है, दैट इज़ अ रिजिड बॉडी। अगर मैं इस पेन की बात करूं, इस पेन को मैं ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकता, ऐसे एलोंगेट नहीं कर सकता। इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट। दैट्स व्हाई वी कैन से द पेन इज रिजिड। ओके, मैं दोबारा डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, बेकार में टाइम वेस्ट हो जाएगा। नॉन रिजिड मतलब किसी भी दो पार्टिकल के बीच की दूरी अगर कांस्टेंट ना रहे एक पर्टिकुलर बॉडी में तो वो नॉन रिजिड होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी या फिर कोई दूसरा जो एक्चुअली इलास्टिक नेचर का हो, जैसे कि रबर बैंड। रबर बैंड को हम थोड़ा सा फोर्स लगा के एलोंगेट कर सकते हैं, उसको थोड़ा कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो उसके किसी भी दो पार्टिकल के बीच की दूरी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन रिजिड। यहाँ तक कहानी कैसा लगा? समझ में आ रहा है? कहानी बता रहे हैं इस तरीके से समझो, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये चैप्टर, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है इन द रैशनलाइज सिलेबस। शायद कॉल आ रहा है क्या? ड्यू टू द कॉल वी आर इंटरप्टेड। इसके बाद हम लोगों को चाहिए कि हम लोग रिजिड बॉडी में फाइंड आउट करेंगे कि एक पर्टिकुलर बॉडी में कितने तरीके का मोशन पॉसिबल है। मैंने जब पहले दिन क्लास लिया था 11B में, तो वहाँ पे हम लोगों ने मोशन या फिर कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो रिजिड बॉडी का दो तरीके का मोशन होता है। अगर हम लोग थोड़ा और क्लासीफाई करें यहाँ पे, तो हम लोग मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी को ऐसे लिख सकते हैं, द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इसका सिर्फ दो टाइप पॉसिबल है। वन इज एक्चुअली ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए रोटेशनल मोशन। हैंडराइटिंग उतना ख़राब तो नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अच्छा लिखने का। मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी में दो टाइप्स आते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है कि अगर मान लो कि ये क्लासरूम एक सिस्टम है और इनमें से जो भी चीज़ इस क्लासरूम में है दे आर एक्चुअली द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। बहुत टफ तो नहीं हो जा रहा है ना? मैं हमेशा क्लास में बस का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ कि मान लो आप बस के अंदर बैठे हो और बाकी सारे पैसेंजर्स भी हैं। अब बस आपको जिस तरफ लेके जाएगा आपको जाना पड़ेगा। अगर बस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है दैट मीन्स वो एक तरीके का रेक्टिलिनियर मोशन है। अगर बस कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है इट्स अ कर्विलिनियर मोशन। अगर बस सर्कुलर पाथ में कोई एक्चुअली
रोटरी है उसमें एक्चुअली ऐसे घूम रहा है, तो इट्स एक्चुअली अ सर्कुलर मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन का 3 टाइप्स होता है। हम लोग 3 टाइप्स यहीं पे लिख लेते हैं। पहला होता है रेक्टिलिनियर। फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर, जहाँ पे किसी भी सिस्टम और उसके अंदर जितना सारा पार्टिकल्स है वो सब स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। सेकंड होता है कर्विलिनियर। कर्विलिनियर मतलब जैसे कि आप मान लो बस पे शिलोंग जा रहे हो, तो पहाड़ी वाला रास्ता होगा, तो ऐसे ऐसे जाओगे ना, तो वहाँ पे कर्व्ड पाथ मिलेगा। सो व्हेनेवर द सिस्टम एंड द पार्टिकल्स ऑफ इट दे आर मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ, वो हो गया कर्विलिनियर। और दूसरा होता है सर्कुलर, जैसे कि शहर के अंदर कुछ ऐसे रोटरी टाइप का कुछ होता है, जिनमें से एक्चुअली आप इस तरफ से गए हो तो आपको घूम के उस तरफ से जाना होता है। यहाँ पे मैंने देखा नहीं है, बाकी शहरों में होता है। तो जब आप ऐसे गोल गोल घूमते हो तो सिस्टम के अंदर जितना सारा पार्टिकल्स है वो भी तो ऐसे ही जा रहा है ना, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं इट्स अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का बहुत एग्जाम्पल है। आप किसी जैसे कि मान लो सुबह सुबह उठ के आप एक सर्कुलर एक पार्क में गए जहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक है। उस सर्कुलर ट्रैक में जब आप दौड़ते हो या फिर जॉगिंग करते हो, इट्स एक्चुअली द सर्कुलर मोशन ऑफ योर बॉडी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मोशन में हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि मोशन इन 1D आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब बात आती है रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है? किसी भी बॉडी को रोटेट करवाना। तो हम लोग रोटेट किस तरीके से करवा सकते हैं? मान लो मेरे पास एक पेन है, मैं इसको किस तरीके से रोटेट करवा सकता हूँ? 2 तरीके से रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। पहला कि मैं इसका एक पॉइंट ऐसे फिक्स कर दूं और इस जगह पे फोर्स अप्लाई करूं। अगर फोर्स अप्लाई करूंगा ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ये एक तरीके का रोटेशनल मोशन है जहां पे एक पिवोटेड पॉइंट चाहिए और मुझे फ्री एंड पे फोर्स लगाना है, तो फिर वो रोटेट करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? अपने घर का खिड़की, दरवाज़ा देखो, वहाँ पे दरवाजे पे क्या होता है कि उसका एक साइड फिक्स्ड होता है, दूसरा साइड फ्री होता है। फ्री एंड पे आप फोर्स लगाओगे, दरवाज़ा ओपन भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। खिड़की के लिए भी सेम। किसी भी जगह पे अगर स्क्रू ड्राइवर से अगर नट खोलना है तो उस केस में भी हम लोग सेम करते हैं। एक जगह पे पहले स्क्रू ड्राइवर को फिक्स कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग फ्री एंड पे फोर्स लगाते हैं। तो वो एक तरीके का रोटेशनल मोशन हुआ। दूसरा क्या हो सकता है? हमें हर बार रोटेशनल मोशन में किसी भी बॉडी को लाने के लिए क्या फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत है, पिवोटेड पॉइंट की ज़रूरत है? सोच के देखो। किसी भी बॉडी को अगर मैं रोटेशनल मोशन में लाना चाहूँ तो क्या मुझे फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत है? फिक्स्ड पॉइंट के अलावा उसके पास और क्या क्या है? तो हम लोग एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे कि मेरे पास मान लो एक रॉड है, मेरे पास मान लो एक रॉड है जिसका ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है या फिर ये वाला पॉइंट पिवोटेड है। मैंने इस एंड पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो इस तरीके से घूमेगा। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होना चाहिए? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें इसके पिवोटेड पॉइंट के थ्रू मिलेगा। दिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में वो ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अगर आप किसी भी बॉडी को रोटेशनल में लाओगे तो उसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मैंडेटोरी। ठीक है, ये वाला एग्जांपल समझ में तो आया ना? ये टॉर्क में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि पार्टिकल क्या है, बॉडी क्या है, एक्सटेंडेड बॉडी में रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी एंड द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। इतना तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे क्लास में बताना, वी विल ट्राई टू सॉल्व। दूसरा जो मैं केस बता रहा हूँ उसमें पिवोटेड पॉइंट नहीं चाहिए। मान लो मेरे पास एक पेन है, अगर मैं किसी को थ्रो करूँ तो वो कैसे जाता है? इस तरीके से जाता है, गिर गया, तो वो इस तरीके से जाता है ना। तो उसमें जब वो ऐसे मूव कर रहा है, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ रोटेशनल मोशन। उसमें कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं रहता है, जस्ट एक एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है। अगर वो ऐसे मूव करेगा तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा ना? जिस प्लेन में वो ऐसे मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए।
समझ में आया? तो रोटेशनल मोशन में लाने के लिए हर बार फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बॉडी फ्रीली रोटेशन में लाना मतलब आना चाहता है तो वो ऐसे फ्रीली रोटेशन में आ सकता है। उसके लिए चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? अगर वो जिस प्लेन में ऐसे रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन इमेजिन कर सकते हैं। इतना तक समझ में आया? आई होप आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंबाइंड मोशन के बारे में। कंबाइंड मोशन मतलब मान लो मेरे पास एक व्हील है जो व्हील रोटेट कर रहा है और आगे भी जा रहा है। अगर मान लो मेरे पास कोई व्हील है, अगर हम लोग एक छोटा सा व्हील का डायग्राम बनाता है, ओहो डायग्राम भी उतना अच्छा नहीं है फिर भी चलने लायक, ठीक है। ये व्हील अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा विथ सम स्पीड तो ऑब्वियसली ये रोटेट भी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन एक्सिस। ये अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ओके, बस ये इंट्रोडक्शन था। अभी तक जो भी हमने बताया ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर है। अगर आप मान लो बाइक चला रहे हो तो बाइक का व्हील रोटेट भी करता है, आगे भी बढ़ता है, तो उस केस में दिस इज अ कंबाइंड मोशन। इट्स अ कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल क्यों बता रहा हूँ? रेक्टिलिनियर बताना चाहिए था क्या? ट्रांसलेशनल मतलब रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर तीनों कवर अप हो जाता है। आप बाइक सीधे रास्ते में चलाओगे, ऐसे चलाओगे या फिर गोल गोल घूमोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग ट्रांसलेशनल वर्ड का यूज़ करते हैं बिकॉज टाइप ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज अननोन टू अस। सो जो भी उसका होगा रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सर्कुलर, वो ट्रांसलेशनल में आ जाता है। तो इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हम लोग का फेवरेट टॉपिक सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जाम लिया था, उसमें जस्ट सेंटर ऑफ मास का हम लोगों ने डेफिनेशन पूछा था कि बोलो व्हाट इज एक्चुअली सेंटर ऑफ मास। क्या ही लिखा था? सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने क्या लिखाया था क्लास में कि इट्स एक्चुअली अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। अदरवाइज क्या लिख सकते हैं कि इट्स अ पॉइंट इन स्पेस where the whole mass of the body is assumed to be concentrated. सेंटर ऑफ मास एक बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। उस जगह पे हम लोगों ने मान लिया है कि उस बॉडी का टोटल मास उस जगह पे कंसंट्रेटेड है। हम लोग को निकालना होता है सेंटर ऑफ मास अलग अलग बॉडीज़ के लिए। पहले हम लोग डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए देखेंगे, देन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे होता है उसके लिए देखेंगे। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि मान लो मेरे पास तीसरा वाला एक्सिस अभी लें, तीसरा वाला एक्सिस नहीं लेते हैं, तुम लोग समझ नहीं पाओगे, दो ही एक्सिस लेके काम चलाते हैं। मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये तुम्हारा ऑरिजिन। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल लिया है। जब भी आप पार्टिकल को एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हो या फिर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हो तो आपको पहले फाइंड आउट करना होता है इसका पोजीशन वेक्टर, राइट। और एक पार्टिकल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल भी है, ठीक है। हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास ले लेंगे हम लोग कि इसका मास मान लो कि m1 है, इसका मास m2 है। तो ऑब्वियसली इस पार्टिकल का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर को ऐसे निकाला जाता है, इट्स एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर। चाहो तो तुम लोग सॉलिड लाइन से भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है।
चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो। दिस इज एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर r1, दिस इज एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर दैट इज ऑफ r2। ठीक है, तो हमें इस सिस्टम का फॉर अ 2 पार्टिकल सिस्टम वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। अगर इसका हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए तो हमें क्या क्या जानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि m1 जहाँ पे है उसका कोऑर्डिनेट दैट इज ऑफ x1, y1, m2 जहाँ पे है उसका कोऑर्डिनेट x2, y2, राइट। तो जहाँ पे इनका एक्चुअली सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, जहाँ पे इनका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, मान लो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास को हम लोग C से डिफाइन कर सकते हैं, C ऑफ M से लिख सकते हैं, नॉर्मल CM भी लिख सकते हैं। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग नोटेशन यूज़ किया है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास को जैसे लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मान लो XC, YC है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कि मैंने 3D वाला डायग्राम हटा दिया, 2D वाले डायग्राम में सिंपल मैंने कोऑर्डिनेट लिखा और कुछ नहीं है। ये क्लास 10 मैथमेटिक्स में था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो XC का वैल्यू क्या होना चाहिए, XC का XC का वैल्यू क्या होना चाहिए, XC इक्वल्स टू हम लोग बता सकते हैं कि बेसिक फार्मूला m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2 डिवाइडेड बाय ऑफ m1 प्लस ऑफ m2। और सिमिलरली हमें yc का वैल्यू क्या होना चाहिए, yc क्या है, दिस इज एक्चुअली द y पार्ट ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम लोगों ने डिफाइन किया है एज xc, yc। xc इज एक्चुअली द लाइक x पार्ट, उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल x एक्सिस बराबर अगर हमें कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा दैट इज एक्चुअली xc, वर्टिकली हमें कितना जाना पड़ेगा दैट इज yc। तो yc का वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी m1 y1 प्लस ऑफ m2 y2 डिवाइडेड बाय ऑफ m1 प्लस ऑफ m2। इन दोनों को मिला के भी एक फॉर्मूला बन जाता है। हम लोग चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, पर अभी नहीं, पहले कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर हम लोग r ले सकते हैं। तो RCOM हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बता ही देते हैं एक ही बार में, इसका एग्जाम्पल भी देंगे हम लोग। इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर लिया जाए तो दैट शुड बी r वेक्टर, राइट। तो हम लोग को निकालना चाहिए r वेक्टर, इट शुड बी इक्वल्स टू ऑफ m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय ऑफ m1 प्लस ऑफ m2। ये भी एक फार्मूला है। ज़्यादातर इस फार्मूला को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन वेक्टर से आ जाए जहाँ पे आपको इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। पहले कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तो उसके बाद शायद कॉन्सेप्ट को समझने में या डाइजेस्ट करने में आसानी होगा। ये चीज़ उतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं लगाना, फिर से बता देता हूँ। ये एक पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर r1, ये दूसरा पार्टिकल, इसका पोजीशन वेक्टर r2। दोनों का मास कैसा, m1 एंड m2। m1 का पोजीशन मान लिया है x1, y1, m2 का पोजीशन मान लिया है x2, y2। तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में होना चाहिए कहीं पे। मान लेते हैं कि इस जगह पे सेंटर ऑफ मास है जिसका कोऑर्डिनेट एक्चुअली xc, yc है। हमें xc निकालना है, फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। yc निकालने का फॉर्मूला एकदम सिंपल। तो क्वेश्चन कैसा आना चाहिए, यहाँ से बेसिक टाइप के क्वेश्चंस करवाए गए थे। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा था कि मान लो एक ऐसा है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल है, दिस इज पार्टिकल ए, दिस इज पार्टिकल बी। तो पार्टिकल ए का पोजीशन मैंने बताया अभी। पार्टिकल ए का पोजीशन मान लो कि 2, 0, पार्टिकल बी का पोजीशन मान लो 4, 0। तो इनका सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है, मान लो दोनों का मास
इस पार्टिकल का मास m है, इसका भी मास m है। सबसे आसान क्वेश्चन। इसका सेंटर ऑफ मास निकाला कैसे जाएगा? इसका तो y पार्ट है नहीं, तो y वाला पार्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ आप इसका xc निकालो, सिंपली आप इसका xc वाला पार्ट निकालो। इट शुड बी इक्वल्स टू ऑफ m1 x1, आप चाहो तो लिख सकते हो, ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी आप बच्चों वाला मेथड करो, क्या प्रॉब्लम है। m2 x2 डिवाइडेड बाय ऑफ m1 प्लस m2। यहाँ पे दोनों का मास इक्वल है, पर आप चाहो तो फॉर्मूला याद करके आए हो, फॉर्मूला आप लिखो। तो यहाँ पे m इंटू x1 का वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x1 प्लस m2 मतलब m ही है, x2 का वैल्यू क्या है, दैट इज ऑफ 4 डिवाइडेड बाय ऑफ m प्लस m। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2m प्लस 4m 6m डिवाइडेड बाय ऑफ 2m। तो 6m डिवाइडेड बाय 2m, तो आंसर क्या आना चाहिए ना 3। तो सेंटर ऑफ मास मुझे यहाँ पे मिल गया, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है 3,0। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, दूसरा एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे दो पार्टिकल है, एक का मास आपको दे दिया है m, दूसरे का मास आपको दे दिया है 2m। ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट चलो मैंने आपको दे दिया 2,3, इसका मैंने आपको दे दिया 1,6, नहीं तो ऐसा दे देते हैं 1,6 तो होगा ही नहीं, वो 2,3 ठीक है, ये 6,1 ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसका मुझे आप सेंटर ऑफ मास निकाल के दे सकते हो। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, मान लो ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, दिस इज अ 2 पार्टिकल सिस्टम, हम लोग 3 पार्टिकल सिस्टम के लिए भी करेंगे। इसका सेंटर ऑफ मास का अगर हम लोग xc निकाले तो इट शुड बी लाइक m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर हम लोग करें ऐसे ही बच्चों वाला मेथड m2 x2 डिवाइडेड बाई ऑफ m1 प्लस ऑफ m2, तो हम लोग को पहले वाले में आएगा मास इंटू x पार्ट क्या है इसका 2 प्लस ऑफ, दूसरे वाले में ये है इसका मास मल्टीप्लाइड बाय ऑफ 6 डिवाइडेड बाय ऑफ m प्लस 2m। 2m प्लस ऑफ 12m, 12 प्लस 2 कितना होगा 14, 14m डिवाइडेड बाय ऑफ 3m। अब मैं मन से दिया था एग्जाम्पल, तो इसीलिए आंसर कुछ ऐसा आया। आप लोग इसका yc फाइंड आउट कर लोगे ना, उतना टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने जस्ट प्रोसेस बताया और कुछ नहीं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। मुझे बस चाहिए कि आप लोग का न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाए। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। चलो एक अच्छा वाला क्वेश्चन भी दे देते हैं। 3 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम मतलब एक ट्रायंगल, ट्रायंगल का मैंने शायद इसका एग्ज़ाम में दिया था, इसका हर एक साइड मैंने क्या साइड दे दिया था ना। अगर मान लो इसका हर एक साइड A दे दिया, इट्स अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मैंने बता दिया क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड A है, तो ओरिजिन में जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। यहाँ पे जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ये तो ओरिजिन से A डिस्टेंस पे है ना, तो इसका A,0 होना चाहिए। प्रॉब्लम आता है इसको लेके, इसका वैल्यू किसी को पता नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है, बनाते हैं चलो हाइट ऐसा वाला, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है दैट इज ऑफ √3/2 इंटू ऑफ साइड। हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितनी बार पहली क्लास में बताया था, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए √3/2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द साइड। लेंथ ऑफ द साइड कितना है A, तो ऑब्वियसली ये हाइट होना चाहिए √3/2 इंटू A। और बेसिक्स हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का, जब भी आप यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये इस साइड को बाइसेक्ट कर देता है। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा A/2, बाकी का डिस्टेंस हो जाएगा A/2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए A/2,
√3a/2। चलो मैंने बता दिया कि इस ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे सेम मास नहीं है। मान लो यहाँ पे मास, इस वर्टेक्स पे मास है m, इस पे मास है 2m, यहाँ पे मास है 3m। प्रॉब्लम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सेम मास रखेंगे, इतना बोरिंग एग्जाम्पल हो जाएगा ना, देखने को मन नहीं करेगा। तो आप लोग बच्चों वाला मेथड अगर चाहते हैं तो ऐसा कर लो कि यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दो आप लोग, PQR, MNO, कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ओरिजिन को O से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंड्स फॉर O। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q। तो O में जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0, तो इसको x1, y1 दे दो। सिमिलरली P पॉइंट जो मैंने लिखा, ये a/2, √3a/2, इसको x2, y2 दे दो। और Q पे जो है दैट इज a,0, इसको x3, y3 दे दो। ये आसान होगा क्या आप लोग के लिए? शायद इतना तो हो जाना चाहिए। अब फॉर्मूला लगाना इजी है। हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला कि इसका जो xc होगा, ओहो हर बार मैं स्मॉल लिख देता हूँ, कैपिटल लिखना चाहिए, बेस्ट होता है। xc क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑफ, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस ऑफ m2 x2। यहाँ पे 3 पार्टिकल सिस्टम है, दैट मीन्स इट शुड बी m3 x3 डिवाइडेड बाय ऑफ m1 प्लस ऑफ m2 प्लस ऑफ m3। m1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1? मान लो कि O पे जो है इसका मास हम लोगों ने m1 ले लिया, दिस इज योर m1, ये आपका m2 है, ठीक है। इसी को तो लिया x2 y2, और ये आपका m3 है। टफ तो नहीं है, डायग्राम का पोस्टमार्टम हो चुका है, फिर भी टफ नहीं है। देखो m1 दैट इज ऑफ m इंटू ऑफ x1 का वैल्यू कितना है 0, m2 का वैल्यू कितना है ना 2m, x2 का वैल्यू दैट इज ऑफ a/2, m3 दैट इज ऑफ 3m, x3 का वैल्यू कितना है ना दैट इज ऑफ a डिवाइडेड बाय ऑफ m प्लस 2m प्लस 3m। कितना आना चाहिए? यहाँ पे 2m इंटू a/2, इसको एज इट इज लिख लो, प्लस ऑफ 3m इंटू ऑफ a, एकदम बच्चों वाला मेथड, 3 and 2 5 and 1 6m। ऊपर से तुम लोग चाहो तो m कॉमन लेके काट सकते हो। क्या क्या कॉमन जाएगा? m इंटू a, बचेगा क्या? यहाँ पे तो 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, तो 1 प्लस ऑफ 3। इससे ज़्यादा तोड़ के हम लोग नहीं दिखा सकता, ये एकदम बच्चों वाला मेथड हम लोग कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इंटू a/6 आ रहा है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो x वाला पार्ट आ गया 2a/3। y वाला पार्ट कर लोगे तुम लोग, एटलीस्ट ट्राई करो। जो लोग वीडियो देखेगा अगले दिन आके मुझे बताना इन दोनों का y वाला पार्ट क्या निकला। सेंट्रल मास का ये बेसिक था, यहाँ तक अगर समझ में आ गया, फीडबैक पहले देखेंगे, उसके बाद अगला वीडियो बनाएंगे। नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा तो काहे लिए बनाएंगे। चलो कितना टाइम हो गया अभी? ओह माय गॉड, 7 बज गया, चाय पीना है।